नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। बहुजन समाज पार्टी इस लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है, 0 सीटों पर आउट हो गई है। लेकिन उसके बाद से बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ एक सोशल मीडिया पर षड्यंत्र, साजिश, अफवाहें, र्यूमर्स, तरह तरह की चीजें चलाई जा रही हैं कि बसपा को कैसे कमजोर किया जा सके, बसपा को और कैसे खत्म किया जा सके, संविधान और आरक्षण के नाम पर और कैसे बसपा का जो दलित वोट बैंक है, उसका जो कोर वोटर है दलित और अति पिछड़ा, उसको कैसे कांग्रेस की तरफ खींचा जा सके, दूसरी पार्टियों की तरफ खींचा जा सके। इसके खिलाफ लगातार सोशल मीडिया पर नैरेटिव चलाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर चीजें चलाई जा रही हैं और इसमें बहुत बड़े बड़े यूट्यूबरों का हाथ है कि वो किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट बैंक है उसको शिफ्ट करा सके, उसके अंदर नाराजगी और एक नैरेटिव पैदा कर सके, जिसने चुनाव में पूरे लोकसभा चुनाव भर की संविधान और आरक्षण के नाम पर नैरेटिव चलाया गया और बसपा का जो कोर वोटर है वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। बहुत सारे, मैं लगातार बात कर रहा हूं, बहुजन समाज पार्टी के जो कोर वोटर हैं वो बहुत सारी चीजें जो है वो भी नाराज हैं, कह रहे हैं कि बसपा इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है और बसपा जो है मूल भावना को समझ नहीं पाई, लहर नहीं समझ पाई, लोगों का मूड नहीं भाप पाई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी एक मिशन, एक मूवमेंट है और मिशन और मूवमेंट में हमेशा नए नए प्रयोग होते रहते हैं। इसलिए अगर आप नए प्रयोगों के साथ जो है रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, आप छोड़कर चले जाते हैं, तो फिर आप उस मिशन के सच्चे सिपाही नहीं हो सकते हैं। बसपा सिर्फ अकेले 0 पर नहीं आउट हुई है। आज मैं आपको कई राज्यों के आंकड़े बताने जा रहा हूं, बहुत सारा डिटेल में लेकर के आया हूं। आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से सिर्फ उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में जो वहां के छत्रप थे, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां थी, वो दल जिन्होंने कई दशकों तक राज किया, वो दिग्गज थे, वो भी इस चुनाव में जो है वो 0 पर आउट हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि उनका काडर उनको छोड़कर भाग गया हो या सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ नैरेटिव चलाया जा रहा है। इसे सिर्फ एक चुनावी जीत और हार के तौर पर लेना चाहिए। हाँ, ये सच है कि इस बार जो लड़ाई है वो एंटी इनकम्बेंसी मोदी सरकार की जो 10 साल की थी उसके खिलाफ कहीं न कहीं एक हिडन लहर थी, बहुत ज्यादा ओपन लहर नहीं थी। लेकिन ये चुनाव भाजपा और भाजपा के खिलाफ लड़ा जा रहा था। ये चुनाव सीधे सीधे भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच में बढ़ गया। जो भाजपा के साथ थे उनको फायदा हुआ, एनडीए वालों को फायदा हुआ, और जो इंडिया गठबंधन के साथ थे उनको सीटें अच्छी मिली। चुनाव 50-50 के बीच में हुआ है, लहर किसी की नहीं थी। अब मैं आपको कुछ राज्यों के आंकड़े बता रहा हूं। जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं बसपा 0 पर आउट हो गई और खत्म हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और भी कई ऐसी पार्टियां हैं जो 0 पर आउट हो गई, जो ना तो भाजपा के साथ थी एनडीए के और ना ही इंडिया गठबंधन के साथ थी। बहुजन समाज पार्टी की तरीके उन्होंने भी अकेले चुनाव लड़ा और रिजल्ट उनको भी 0 मिला। कुछ राज्यों के आंकड़े देखिए। ओडिशा में टोटल जो सीटें हैं वो 21 हैं, लोकसभा की 21 सीटें हैं और 24 साल से वहां बीजू जनता दल के जो है नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में उनको बहुत करारी शिकस्त मिली है, एक भी सीट उनको जो है ओडिशा में नहीं मिल पाई है और इस बार वो वहां विधानसभा का चुनाव भी हार गए। मतलब चुनाव किसके बीच में था? भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच में। नवीन पटनायक ज्यादातर समय एनडीए के साथ रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अकेले लड़ने का फैसला लिया था, इसलिए उनको नुकसान हुआ, सीटें 0 मतलब 0 पर आउट हो गए। अब आप हरियाणा में चले आइए। हरियाणा में 10 सीटें हैं लोकसभा की। चुनाव में बार बार कह रहा हूं कि 2 के बीच में था, इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में, एनडीए और इंडिया के बीच में मैच चल रहा था कहीं ना कहीं। तो वहां पर हरियाणा में भाजपा को 5 सीटें मिली और कांग्रेस को 5 सीटें मिली। दूसरे दल वहां के जो क्षेत्रीय दल हैं, इनेलो है, इंडियन नेशनल लोकदल, और इसके अलावा जनता जनहित जो पार्टी है वहां पर उसका खाता तक नहीं खुला। चौटाला परिवार को हरियाणा में बहुत मायूसी हुई। अब आप चले आइए जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव किसके बीच में था? भाजपा और गैर भाजपा इंडिया गठबंधन के बीच में। जम्मू कश्मीर की पूर्व की जो मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, 0 पर उनकी पार्टी आउट हो गई है क्योंकि वो ना तो एनडीए के साथ थी और ना ही इंडिया के साथ थी। इसके अलावा वहां पर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला वाली पार्टी, वो कांग्रेस के साथ थी, इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव में लड़ी थी।
और पीडीपी को फिलहाल जो है वहां पर एक भी सीट नहीं मिली। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने और एनसीपी ने जीता है और वहां पर भाजपा को भी सीटें मिली हैं। अब आप तेलंगाना चले आइए, दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है और तेलंगाना को बनाने के लिए वहां पर के चंद्रशेखर जो राव हैं उन्होंने बहुत आंदोलन किया, बहुत लड़ाई लड़ी और आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना जो है वो राज्य बन गया। और तेलंगाना वहां की जो लोकल पार्टी है टीआरएस, तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो बाद में बीआरएस हो गई, भारत राष्ट्र समिति, तो वहां पर 2 बार लगातार जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना में राज किया। लेकिन उसके बाद इस बार जो है वो इतनी गजब की एंटी इनकम्बेंसी थी कि इस बार वो विधानसभा का वहां चुनाव भी हार गए और 17 लोकसभा सीटों में टीआरएस को एक भी सीट नहीं मिली। वहां लड़ाई किसके बीच में थी? भाजपा एनडीए के बीच में और इंडिया गठबंधन के बीच में। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने 8 लोकसभा की सीटें जीत ली। मतलब सोचिए, विधानसभा के चुनाव भी नवंबर 2023 में हुए थे, भाजपा बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में 8 सीटें उसने वहां पर जीती और कांग्रेस ने भी तेलंगाना में 8 लोकसभा सीटें जीती। इसके अलावा एक सीट वहां पर जो है एआईएमआईएम के जो असदुद्दीन ओवैसी हैं उनको मिली है हैदराबाद से। तो तेलंगाना की 17 सीटों में से 8 बीजेपी, 8 कांग्रेस और एक एआईएमआईएम के पास थी। मतलब तीसरी कोई गुंजाइश वहां पर नहीं थी। खुद जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे जो के चंद्रशेखर राव हैं, खुद उनको जो है उनकी पार्टी को 0 पर आउट होना पड़ा। वजह कि उन्होंने जो है अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। अब आप चले आइए तमिलनाडु, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य। यहां पर 39 लोकसभा की सीटें हैं। आपको मालूम होगा कि एक समय में वहां पर एआईडीएमके जो है, ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जयललिता का वहां पर बहुत एक छत्र राज चला है। जयललिता ने काफी समय तक वहां पर शासन किया, मुख्यमंत्री रही। वैसे डीएमके की वजह से जो वो तमिलनाडु है उसको जाना जाता है। एम करुणानिधि वहां कई दशक तक, कई साल तक वहां पर जो है वो उन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर रहे। तो 39 तमिलनाडु की सीटें हैं। इसमें इस बार एआईडीएमके का खाता तक नहीं खुला। सोचिए, जो तमिलनाडु की बड़ी पार्टी है उसने जो है इस बार अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। हालांकि ये भी जो है बीजू जनता दल की तरीके ये भी एक समय एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे, तो एआईडीएमके भी एनडीए के साथ चुनाव लड़ती थी। लेकिन इस बार इन्होंने भी अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया, इसलिए इनको जो है ये भी 0 पर आउट हुई एआईडीएमके। अब वहां पर जो मेन सीटें हैं 39 में से डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को 22 सीटें मिली हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने वहां पर 9 सीटें जीती हैं, दूसरे दलों को भी वहां पर सीटें मिली हैं। लेकिन मुख्य मुकाबला जो था वो एनडीए और इंडिया के बीच में था, इसलिए 22 सीटों पर डीएमके, जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, एमके स्टालिन वाला, उसको 22 मिली और कांग्रेस ने वहां पर 9 सीटें जो हैं वो हासिल की। अब आप चले आइए महाराष्ट्र, 48 लोकसभा की सीटें हैं। यहां पर भी लड़ाई सीधे सीधे जो है वो एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में थी। तीसरी कोई गुंजाइश नहीं थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो पोते हैं प्रकाश अंबेडकर, उनकी जो पार्टी है वंचित बहुजन अघाड़ी, 0 पर इनको भी आउट होना पड़ा। प्रकाश अंबेडकर लंबे समय तक इंडिया गठबंधन में जुड़ने की कोशिश करते रहे, बातचीत करते रहे, कांग्रेस ने भाव नहीं दिया, सीटों पर बात नहीं बन पाई। तो महाराष्ट्र में जो है सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनकर के उभरी, उसको 13 सीटें, 48 में 13 सीटें सिर्फ कांग्रेस को अकेले मिली हैं। बीजेपी को 9 सीटें मिली हैं। इंडिया गठबंधन के दूसरे सहयोगी शिवसेना उद्धव गुट को 9 सीटें मिली हैं। शरद पवार की पार्टी एनसीपी को 8 सीटें मिली हैं और शिवसेना शिंदे गुट, एक नाथ शिंदे वाले को 7 सीटें मिली। मतलब वहां पर चुनाव सीधे सीधे एनडीए इंडिया के बीच में था, तीसरी कोई गुंजाइश नहीं थी। तो इस तरीके से आपने देखा कई राज्यों के मैंने आपको आंकड़े बताए हैं। तो लगा इस बार का जो लोकसभा चुनाव था वो सीधे सीधे इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच में था। तीसरी जो पार्टियां थी जिन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया, उनको लगा कि शायद वो अच्छा प्रदर्शन करेंगी, परफॉर्म करेंगी। बार बार बसपा इस बात को कह भी रही थी कि चुनाव के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा बहुजन समाज के हित में, शोषितों वंचितों के हित में, जो भी फैसला होगा, एनडीए के साथ जाना है कि इंडिया गठबंधन के साथ जाना है, वो चुनाव के बाद डिसाइड होगा। हालांकि सीटें नहीं आई हैं, इसलिए एनडीए और इंडिया के साथ जाने का अब कोई सवाल नहीं बचता है। अब सिर्फ और सिर्फ संगठन को दुरुस्त करने का काम करना है।
लेकिन मैं आपको ये चीज बता दूं, जिस तरीके से बसपा के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, जिस तरीके से बसपा के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है, बसपा को बहुत कमजोर बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इतनी प्रचंड लहर देश में सारी पार्टियों की एकजुट हो जाने के बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी ने अभी भी अपना 9.5 से 10% वोट जो है वो बरकरार रखा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है कि बसपा के जो बेस वोटर था, हालांकि वो भी इस बार छिटक गया इसी संविधान और असंविधान और आरक्षण बचाओ वाली लहर में, लेकिन अभी भी बसपा के साथ एक बड़ा वोट जो बेस वोट बैंक है वो चट्टान की तरीके खड़ा है। लेकिन 1900 दूसरी पार्टियों का देखिए कि 1992 में जो है राम मंदिर आंदोलन के लिए भारतीय जनता पार्टी आंदोलन चलाती है, बाबरी डिमोलिशन हो जाता है, उसके बाद चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं आती, लेकिन उसका जो बेस वोटर है, कोर वोटर है, वो उसके साथ जुड़ा रहता है। समाजवादी पार्टी 2004 में आपको याद होगा कि 36 सीटें जीती थी 2004 में। उसके बाद 2014 और 2019 में गठबंधन करने पर केवल 5 सीटें आती हैं। सपा को काफी नुकसान होता है, लेकिन उसका जो कोर वोटर है वो कहीं नहीं भाग के जाता है, वो उसके साथ जुड़ा रहता है। कांग्रेस का भी आप लगातार देखिए कि 2004 के बाद 2009 के बाद 2014 और 19 में कांग्रेस का लगातार ग्राफ गिरता है, लेकिन उसका भी कुछ कोर वोटर है वो भी कांग्रेस के साथ जुड़ा रहता है। लेकिन बसपा के साथ जिस तरीके से इस बार जो है अफवाह चलाई गई, सोशल मीडिया पर नैरेटिव फैलाया गया, उसकी वजह से बसपा का जो कोर वोटर है वो कहीं ना कहीं संविधान और आरक्षण बचाने के नाम पर भाग गया, क्योंकि बाबा साहब के जो मिशनरी हैं, जो संविधान बचाना, जिनकी संविधान में बहुत ज्यादा आस्था है, उनके लिए संविधान ही सब कुछ है, संविधान ही उनका धर्म है, संविधान ही उनके लिए जीने मरने का सवाल है। इसलिए जब भी संविधान और आरक्षण बचाने की बात आती है तो ये लोग जो है वो एकदम से एकदम से टूट पड़ते हैं कि संविधान पर आंच नहीं आनी चाहिए। इस बार इंडिया गठबंधन ने संविधान और आरक्षण बचाने की जो मुहिम छेड़ी, उसमें कहीं न कहीं बहुजन समाज का वोटर भी भ्रमित हो गया और वो अपनी बेस पार्टी को, मूल पार्टी को छोड़ करके दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। इससे बसपा को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। फिलहाल कोसने से और बहुत सारी चीजों से इनसे कुछ नहीं होने वाला है। बहुजन समाज पार्टी ने जब जब सरकार बनाने का मौका मिला, 2007 से 12 का वो स्वर्णिम युग याद कीजिए, उसी दौरान बहुजनों को सबसे ज्यादा हक और अधिकार मिले। उत्तर प्रदेश में शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, दलितों की सबसे ज्यादा तरक्की उसी पीरियड में हुई। इसलिए भ्रमित, परेशान, हताश, निराश, हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। संगठन को फिर से दुरुस्त करने की जरूरत है। यकीन मानिए, दरवाजे जीत के फिर से खुलेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको ग्राउंड जीरो पर काम करना है, संगठन को नए सिरे से खड़ा करना है। उसके अलावा सोशल मीडिया पर बसपा को बहुत ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। तो वक्त और हालात बदले हैं, परिस्थितियां बदली हैं, कालखंड बदला है, इसलिए पुराने तौर तरीकों में थोड़ा बहुत बदलाव करने की जरूरत है। पहले की लड़ाई किसी और तरीके से लड़ी जाती थी, लेकिन आज की लड़ाई किसी और तरीके से लड़ने की जरूरत है। एक वक्त था जब लोग लाठी डंडे से लड़ाई लड़ते थे, कुल्हाड़ी और कुदाल से लड़ाई लड़ते थे, लाठी और भाले से लड़ाई लड़ते थे, लेकिन उसके बाद वक्त और हालात बदले, लड़ाइयां गोला, बम और बारूद से, मिसाइलों से लड़ी जाने लगी। इसलिए सोशल मीडिया पर बसपा का बहुत ज्यादा सक्रिय होना जरूरी है। मैं लगातार इन मुद्दों को लगातार बार बार उठाता रहता हूं कि बसपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो बहन जी के चारों तरफ रहते हैं, उनको बसपा को सोशल मीडिया पर टीम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल चुनाव में जो नैरेटिव सेट होता है, जो लड़ाई सेट होती है, जो सोशल मीडिया के जरिए सारी चीजें, एक नैरेटिव सोशल मीडिया के जरिए एक मुहिम चलाई जाती है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को अगर आगे बढ़ाना है तो सोशल मीडिया पर बसपा को बहुत ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर बसपा के लिए कंटेंट क्रिएटर लाने पड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में जो दलितों, शोषितों, पिछड़ों के लिए काम किए गए हैं, उनको जनता को बताना पड़ेगा। और ये सोशल मीडिया के जरिए ही हो पाता कि दूसरे राज्यों में देखिए कितनी सारी जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं सब जीरो पर आउट हो गई, लेकिन नैरेटिव किसके खिलाफ चलाया जा रहा है? बसपा के खिलाफ। इसीलिए मैंने काफी ज्यादा खोजबीन करके ये वीडियो बनाया है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जो लोग कहते हैं कि बसपा खत्म हो गई, जीरो पर आउट हो गई, तो इसका जो है आप दूसरे लोगों को जवाब दे सके। इसीलिए खासकर मैंने ये स्पेशली ये वीडियो बनाया है कि आप जो है महाराष्ट्र से लेकर के, उड़ीसा से लेके, तेलंगाना से लेके
तमिलनाडु से लेके जम्मू कश्मीर से लेके हर जगह का आप सवालों का जवाब दे सके कि दूसरी भी पार्टियां हैं जो जीरो पर आउट हुई है, सिर्फ बसपा नहीं है। इसलिए बसपा के खिलाफ जो लोग सोशल मीडिया पर मुहिम, नैरेटिव या फिर अफवाह फैला रहे हैं, उनको आप मुंह तोड़ जवाब इसी तरीके से दे सकते हैं। फिलहाल आपसे अपील है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।